दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज एक और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, जब हम अपने मकान का ठेका किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो बहुत सी बार अपन को ये ध्यान नहीं रहता है कि अपन को क्या करना चाहिए, ठेकेदार का चयन कैसे करना चाहिए, एग्रीमेंट किस तरीके से करना चाहिए। तो बहुत सी बार फिर असुविधाएं बाद में उत्पन्न होती है, ठेकेदार काम छोड़कर चला जाता है तो फिर अपन नए कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढते हैं और फिर नया कॉन्ट्रैक्टर पुराने कॉन्ट्रैक्टर की कमियां निकालता है और फिर हम अपने मकान में कमियां ही कमियां रह जाती है। इन कमियों की वजह से अपन को पूरी लाइफ मकान के अंदर परेशान होना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन जिनको हम ध्यान में रखकर अगर अपने मकान को बनवाएं और कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट दें तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो करते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है। उससे पहले 5 चीज़ें जो हमें ध्यान में रखकर एग्रीमेंट बनवाना है, उन चीज़ों के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर, हमको प्रोजेक्ट का टाइम कितने टाइम में पूरा करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रोजेक्ट कितने समय में पूरा होगा, ये बात विशेष ध्यान रखनी है। दूसरा, रेट डिसाइड करना है किस काम का वो क्या रेट लेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में स्कोप ऑफ द वर्क, इसमें कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या क्या काम करके देगा। नेक्स्ट जो अपन को ध्यान रखना है चौथे नंबर पे, होम ओनर को क्या काम करके देना है। और 5वें नंबर पर हमको ध्यान में रखना है पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन, अर्थात अपन को पेमेंट किस तरीके से उसको देना है। पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेकर निकल जाते हैं और काम अधूरा छोड़ देते हैं, उसमें फिर मकान ओनर को परेशान होना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। एक अच्छे ठेकेदार को कैसे चयन करें, उसके लिए अपन को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट नंबर, जिसका अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिसको मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो। जी हाँ दोस्तों, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर हमको ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्टर की पुरानी या नई साइट जो अभी करंट में रनिंग हो, उनको एक बार जा कर के हमको विजिट ज़रूर करना चाहिए और वहाँ पर उनके वर्क की क्वालिटी ज़रूर देखना चाहिए, ताकि अपन को उनकी क्वालिटी का पता चल जाए, तभी जाकर अपन को उसको कॉन्टैक्ट देना चाहिए। वहाँ पर हमको ये भी देखना चाहिए कि उसने किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया हुआ है। तीसरे नंबर पर हमको ध्यान रखना है कभी भी कम रेट के कॉन्ट्रैक्टर को हायर नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो सस्ते में काम करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए। किसी भी चीज़ की कीमत आज 100 रुपये है और उस चीज़ को अपन 50 रुपये में ख़रीदना चाहेंगे तो वो 50 रुपये जैसे ही मिलेगी। अर्थात सस्ता कॉन्ट्रैक्टर आपको काम भी घटिया क्वालिटी का ही करके देगा, इसलिए आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्टर पकड़ना होगा। एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखवानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीमेंट में हमको लिखवाना है मकान मालिक का नाम, पता, स्थान, मोबाइल नंबर, कॉन्ट्रैक्टर के नंबर, मेडिटेटर और सिविल इंजीनियर सभी के फ़ोन नंबर और सभी की सिग्नेचर भी हमको करवाना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। सर्वप्रथम हमको फर्स्ट नंबर टाइम लिखवाना है, कितने समय में वह आपको काम करके देगा और अगर नहीं करके दिया तो पेनल्टी कितनी देगा। सेकंड नंबर ऑफ अपन को ध्यान रखना है विद मटेरियल काम दिया है तो क्वालिटी मेंशन करवाना है, किस क्वालिटी का आपको वो मटेरियल लगा के देगा, अर्थात सीमेंट, सरिया, ब्रिक्स और सेंड किस क्वालिटी का आपको ले करके वो यूज़ करेगा। तीसरे नंबर पर हमको ध्यान रखना है कि क्या बनवा रहे हैं वो भी लिखवाना है। मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, मकान फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, स्टेयर रेट क्या रहेगी, स्लेब छज्जा की रेट लिखवानी है, आरसीसी एंड ब्रिक्स की पानी की टंकी का रेट, सेप्टिक टैंक का रेट, टाइल्स का रेट, मार्बल अगर लगवा रहे तो वो किस रेट का लगवाएंगे। इस तरीके से हमको छोटी छोटी चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर अपने उसमें विद मटेरियल में अपन ने कॉन्टैक्ट दिया है तो उसमें वो
किचन की टाइल्स और किचन में जो सैनिटरी लगती है उसका, लेड बाथ की टाइल्स और सैनिटरी किस क्वालिटी का वो यूज़ करके देगा, उस बारे में अपन को ज़रूर लिखवाना है। इसी के साथ में चौथे नंबर पर हमको लिखवाना है मेजरमेंट किस तरीके से करेगा, मटेरियल साइट से कितनी दूरी पर रहेगा, 50 फीट 100 फीट कितनी दूरी पर रहेगा, वो चीज़ भी हमको मेंशन करवानी है। बहुत सी बार नहीं तो दोस्तों फिर ये समस्या आती है कि हमें तो फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है तो फर्स्ट फ्लोर पर ला करके दो, और फिर वो मकान मालिक से भेजा भड़क करते हैं। तो उस सब से बचने के लिए आपको इस चीज़ को सबको पहले ही मेंशन करवा लेना है। 5वें नंबर पर हमको ध्यान रखना है जो भी मटेरियल बनेगा वो मिक्सर मशीन से ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, हैंड मिक्स मटेरियल अपन को यूज़ नहीं करना चाहिए, घटिया मटेरियल होता है, तो वो मशीन मिक्स मटेरियल का ही प्रयोग करना चाहिए। तो वो भी अपन को पहले से ही लिखवा ले। 7वें नंबर पर हमको ध्यान रखना है मिक्सर मशीन, कंक्रीट मिक्सर या कंक्रीट वाइब्रेटर कौन देगा, ओनर देगा या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर देगा, वो चीज़ भी हमको लिखवा लेनी है। इसी के साथ में 8वें नंबर पर हमको ध्यान रखना है फाउंडेशन फुटिंग की गहराई कितनी होगी, फाउंडेशन और फुटिंग कितनी गहरी लेगा। इसके साथ हमको लिखवाना है 9वें नंबर पर स्टील रेनफोर्समेंट का डायमीटर क्या होगा, किस डाया का स्टील वो यूज करेगा, 16 mm, 12 mm, 20 mm, उस चीज़ को भी हमको लिखवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना दोस्तों फिर वो कम ग्रेड का कंक्रीट उसमें डालकर हमको परेशान करता है, जो कि बाद में दिक्कत करता है। कंक्रीट का ग्रेड क्या होगा, M15 होगा, M20 होगा, M25 होगा, M30 होगा, वो चीज़ भी हमको मेंशन करवाना है। पानी और लाइट का पेमेंट कौन करेगा, ये भी हमको मेंशन करवाना है। क्यूरिंग कौन करेगा, कितनी बार करेगा, इस चीज़ को भी हमको मेंशन करवाना है। प्लिंथ बीम रोड लेवल से कितना ऊंचा होगा, अगर 3 फीट है तो वो 3 फीट तो नॉर्मली करके देते ही हैं, बहुत सी जगह 5 फीट भी रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो भी हमको पहले से ही लिखवा लेना है। वर्टिकल वॉल की हाइट कितनी रखी जाएगी, 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट कितनी रखनी है, वो भी हमको लिखवा लेना है। 15 नंबर पे हमको ध्यान रखना है प्लिंथ बीम तक मिट्टी भरवाई कौन करवाएगा। जो बहुत सी कंडीशन में ऐसा होता है कि ये सब ओनर को करवाना रहता है, लेकिन फिर भी उसको अपन को लिखवा लेना चाहिए। 16 नंबर पे हमको ध्यान रखना है पेंट और पुट्टी के कितने कोट किए जाएंगे, अर्थात 1 हाथ करेंगे, 2 हाथ करेंगे, 3 हाथ करेंगे, उस चीज़ को भी हमको मेंशन करवा लेना चाहिए। 17 नंबर पे हमको ध्यान रखना है प्लास्टर के कितने कोट होंगे। 18 पे डोर और विंडो के फ्रेम कौन से रहेंगे, अर्थात लकड़ी के रहेंगे या फिर मेटल के रहेंगे, और अगर वुडन रहेंगे तो वुडन में कौन सी वुड यूज़ होगी, उस चीज़ को भी हमको मेंशन करवा लेना चाहिए। अगर वो कंक्रीट का बनाएगा तो उस चीज़ को भी हमको लिखवा लेना चाहिए, ताकि अपना बाद में दिक्कत नहीं आए। फ्लोरिंग कंडीशन क्या रहेगी, फुल फिनिश और नॉट फिनिश, फुल फिनिश करके देंगे या फिर अधूरा कार्य छोड़ेंगे, वो सारा चीज़ अपन को मेंशन करवा लेना चाहिए। और फ्लोरिंग के लिए टाइल्स किस रेट की वो प्रयोग करेंगे, उस चीज़ को भी हमको मेंशन करवा लेना चाहिए। पैरापेट वॉल कंक्रीट की बनाएगा या पैरापेट वॉल कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा या नहीं बनाएगा, वो चीज़ भी हमको मेंशन करवा लेना है। प्लिंथ बीम और डीपीसी मेंशन करनी है, प्लिंथ लेवल पर डीपीसी करके देगा या नहीं देगा, वो चीज़ भी हमको मेंशन करवा लेनी चाहिए। और अगर अपन को करवानी है तो वो भी बोल देना है, डीपीसी करके देना बहुत ज़रूरी होता है। 22 नंबर पर हमको ध्यान रखना है शटरिंग मटेरियल हर साइड हर जगह कौन देगा, ओनर देगा या फिर कॉन्ट्रैक्टर देगा, उस चीज़ को भी हमको मेंशन करवा लेना चाहिए। जब भी कोई मटेरियल आएगा उससे अनलोड कौन करवाएगा, ओनर या फिर कॉन्ट्रैक्टर, वो भी अपन को मेंशन करवा लेना चाहिए। कंस्ट्रक्शन टूल कौन देगा, पावड़ा, तगारी और भी जैसे छेनी, हथौड़ा, छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है उनको भी मेंशन करवा लेना चाहिए। मेन गेट का रैंप कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा या नहीं बनाएगा,
ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। 26वें नंबर पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि मेजरमेंट करने का तरीका क्या होगा। और नेक्स्ट लास्ट जो अपना रह जाता है वो ये है कि उसको प्लानिंग के हिसाब से, अर्थात सिविल इंजीनियर जो उसको सरिया और जिस तरीके का वो मटेरियल बोलेगा उस तरीके का मटेरियल उसको लगाना होगा। अब बात आती है दोस्तों पेमेंट टर्म्स। जी हाँ दोस्तों, तो पेमेंट टर्म्स का ऐसा रहता है कि सभी का अलग अलग मेथड रहता है, कॉन्ट्रैक्टर का भी और ओनर का भी। तो ओनर को इस जगह यह ध्यान रखना चाहिए कि उसको एडवांस पेमेंट देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसको जितना हो सके वर्क होने के बाद में, जैसे फुटिंग हो गया 10% पेमेंट दे दिया, प्लिंथ लेवल हुआ 20% पेमेंट हो गया, ऐसे ही डीपीसी लेवल हुआ 30% किया, फिर लिंटेल लेवल हुआ। उस तरीके से आपको पेमेंट को बढ़ाते जाना है और उसको कोशिश ये रखना है कि पेमेंट अपने हाथ में रहे, तो हम बच पाएंगे, वरना वो हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है अगर कॉन्ट्रैक्टर सही लाइन का नहीं हुआ तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको किसी भी छोटे या बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का चयन करके, जो मैंने बताई आपको सावधानियां रख के ही आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट देना होगा। दोस्तों एक बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि 5% सिक्योरिटी आपको बचा के रखनी है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देनी है। उस सिक्योरिटी का प्रयोग आप 3 से 6 महीने मकान में रहने के बाद में उसको दे सकते हैं। अगर मकान में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको रिपेयर करके देगा, ये उसकी जवाबदारी कॉन्ट्रैक्टर की रहती है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि 5% अमाउंट उसका ड्यू ही रखना है, वह अमाउंट आपको बाद में मदद करेगा। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।